हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में बीपीएससी 69 का 75 क्वेश्चन कर लिया था और आज हम पार्ट 2 इसका करेंगे, जिसमें हम लास्ट के बचे हुए 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग बनाया हूँ मैं उससे, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया हूँ, कुछ टॉपिक्स भी मैं समझाऊँगा और आप उससे देखकर अपना, जैसे तो हमने 75 क्वेश्चन कर लिया था, इसके PDF वगैरह वीडियो सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट अपन आएंगे अभी 75 तक हमने कर लिया था। 76 क्वेश्चन, 76 पे अपन आएंगे। तो 76 जैसे क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन जो 80-70 आया था, इसमें से कौन सा सही है। तो बेस पहले आपको समझना हो कि लॉर्ड मायो ने ये बोला क्वेश्चन में क्या बोला है। लॉर्ड मायो को बोला 80-70 के बारे में, और इसमें एक टॉपिक है लॉर्ड मायो। तो सबसे पहले हमें जानना हो कि लॉर्ड मायो जो कि वाइसरॉय था, तो वो क्या 80-70 के टाइम पे वो था या नहीं। तो हम सबसे पहले इसका अगर सोर्स ट्रेसिंग करेंगे, तो अगर जब आप वहाँ पे जाओगे स्पेक्ट्रम में जाओगे, तो स्पेक्ट्रम में आपको लॉर्ड मायो के बारे में दिया जाएगा, और लॉर्ड मायो वहाँ पे दिया हुआ 1869 to 72 तक लॉर्ड मायो रहा था, ठीक है। और इसने क्या क्या किया है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ा में खोला था, मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। फिर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेड अभी भी ऑफिस दिल्ली में है, कोलकाता में इंस्टीट्यूट चलता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बनाया था, और स्टेट रेलवे को दिया था। साथ ही अब मायो रिजोल्यूशन जो था 80-70 में, स्पेक्ट्रम में जाओगे तो ही आपको मिल जाएगा। इन्होंने बोला था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज बाय द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन inaugurated by the Indian Council of 1861. Apart from the annual grant from imperial government, the provincial government were authorized to resort to local taxation to balance their budget. मतलब इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज किया, साथ में प्रोविंस को अलग से टैक्सेशन के लिए बजट दिया, और उनका कुछ ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट में, तो कुछ डिपार्टमेंट को अलग से ट्रांसफ़र किया गया सिर्फ प्रोविंस के लिए, जैसे मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन, रोड एंड कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और यहीं पे इन्होंने लोकल इंटरेस्ट में, सुपरविजन एंड केयर में, और देखो यहाँ पे दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लोकल फाइनेंस। मायो's resolution emphasized local interest, supervision and care are necessary for success in the management of the funds devoted to education, sanitation, medical relief and local public work। ये हो गया मायो का रिजोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन्होंने पूछा मायो का रिजोल्यूशन में, ये नीचे में दे पड़े, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरगेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस। हाँ ये है ना, यही तो बोला है इसमें, डिसेंट्रलाइज किया फर्स्ट टाइम, तो पहला सही हो गया। दूसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एम्पावर टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, वो भी दिया, मेडिकल सर्विसेज वगैरह दे दिया। और इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, जो असमानता था उसको रेक्टिफाई करने का इसने काम किया। हाँ, तो जब असमानता था तभी तो इतने दोनों अलग अलग प्रोविंस को अलग से दिया पावर, तो उस असमानता को कम करने के लिए दिया ना। और ये एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंस पे फोकस था, ऑब्वियस चीज़ है। तो अब देखो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये वाला हो जाएगा ऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नीतिसार ए अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। नीतिसार, देखो नीतिसार जो था ना, एक का ये लिखा हुआ है ऐसे, एक थ्योरी, पूरा थ्योरी है, मतलब कि कामांडका के द्वारा लिखा हुआ है। और ये क्या था ना, ये चाणक्य का डिसाइपल था। कामांडका कौन था, तो चाणक्य का डिसाइपल था। ऐसे मुझे बुक्स में मिला नहीं कहीं भी, मैं गूगल से इसको निकाला हूँ, तो नीतिसार के शायद होगा। इसे ये एक बार ना CDS का पेपर हुआ था 2018 के आसपास, उसमें क्वेश्चन आया था नीतिसार के बारे में पूछा था। उसमें पूछा था नीतिसार बुक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स का है, इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्र, वैसा पूछा था। तो वहाँ से आप सोर्स ट्रेस कर सकते हैं, कुछ कुछ PYQs में आए, कहीं पे NCERT में होगा शायद, मुझे मिला नहीं, उतना हम ध्यान नहीं दे पाए। पर हाँ, ये इसका होगा कामांडका, क्योंकि कामांडका कौन था, तो चाणक्य का डिसाइपल था, ओके। उसके बाद फुतुहत ए आलमगिरी वाज रिटन बाई, फुतुहत ए आलमगिरी, इसको कौन लिखा है। देखो इसको लिखने वाला है ना ईश्वर दास नागर है। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये NCERT में जाओगे ना, तो NCERT में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। कहाँ लिखा हूँ मैं, ये NCERT में भी है। और ऐसे अगर तुम ये पढ़ोगे, क्या बोलते इसको, लूसेंट में जाओगे, तो ये देखो फुतुहत आलमगिरी, आलम ईश्वर दास
इसमें क्या लिखा हुआ था, औरंगजेब की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना सारे जो लूसेंट में बुक्स दे रखे थे ना मुग़ल के टाइम पे, ताजु के बाबरी, बाबर के द्वारा लिखा हुआ है, कौन हुमायूं, खवांद आमिर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदीन बेगम के द्वारा, ये सारा मैंने लाल दिया है। ऐसे ये वाला जो है एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में मैं देखा हूँ, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है उन लोगों ने। शायद मैं एनसीईआरटी का भी स्क्रीनशॉट में लगाया था, शायद वो कहीं मिस हो गया है, मैं फिर से देख लूँगा, मिस हो गया एनसीईआरटी वाला। ठीक है, एनसीईआरटी वाला मिस हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो ये देखो, ऐसे तो हिस्ट्री में पढ़ोगे तो पढ़ोगे ही, पर अगर तुम बिहार स्पेशल का भी हिस्ट्री अगर पढ़ रहे होगे, बिहार स्पेशल का बुक जैसे केबीसी नैनो होता है या फिर जो भी मतलब पढ़ रहे हो, उसमें अगर पढ़ोगे तो ये मेघावर्मन के बारे में मेंशन किया हुआ है। चाइनीज सोर्स में मेघावर्मन जो श्रीलंका का रूलर था, उसने मिशनरी भेजा था गुप्ता में, उस टाइम कौन था, तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, तो देखो ये मैं अगर बिहार का तुम पढ़ते हो, समुद्रगुप्त का, देखो ये बिहार का वो बुक है ना जो बिहार वाला, उससे मैं उसी का फ़ोटो लगाया हूँ समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग फॉरेन किंगडम मेघावर्मन किंग ऑफ सेलोन। ठीक है, किंग ऑफ सेलोन वांटेड टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री इन बोध गया फॉर सेलोन पिलग्रिम एंड समुद्रगुप्ता ग्रांटेड द परमिशन फॉर दैट। ठीक है, तो ये सीधा सीधा वहाँ से है। ऐसे इसको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप कोई बुक पढ़ोगे जो प्रॉपर सोर्स होता है जो उसमें से मिल जाएगा। उसके बाद बिहार के बारे में पूछा है, वेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये तो ऑब्वियस है 1912 होगा, ये आप पढ़े होंगे बिहार स्पेशल जब पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैंने लॉर्ड मायो को दे दिया, मायो रेजोल्यूशन दे दिया यहाँ पे। उसके साथ मायो के साथ रिपन का रेजोल्यूशन भी दे रखा है, अगर आपको पढ़ना हो तो भी पढ़ लेना, ये पूछा नहीं है पर ये पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको रिपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बुक्स का नाम मैंने सारा दे रखा, डाल दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन सारा ये पेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये लेक विक्टोरिया। देखो अब ये 81 से लेकर ना ये सारा ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था ज्योग्राफी वाले में, उसमें पूरा डाल रखा था मैं, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ है। तो 80 to 99 ये सारा कुछ ना वहाँ पे अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। और अपन आते हैं उसके बाद, ये देखो एल नीनो वगैरह सारा कुछ हम कर चुके हैं पहले ही। तो अगर इसको आंसर सीधा सीधा बता दूँ तो देख लो यहाँ पे एक लाइन में फटाफट करते हैं इसको ख़त्म। 80 से करना है ना, फिर वहाँ पे जाओगे भी देखोगे इससे अच्छा उसको वहाँ पे सोर्स के लिए देख सकते हो। लेक विक्टोरिया, इसका आंसर 1 और 3 होगा, पहला सही है। लेक विक्टोरिया से थर्ड इनकरेक्ट पूछ रहा है तो थर्ड नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ अफ्रीका, ये ठीक है। इट इज़ बॉर्डर बाय तंजानिया, उगांडा, रवांडा, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये 3 कंट्री से घिरा होता है। और लेक विक्टोरिया, हाँ ये सही है, तो इसका इनकरेक्ट 1 और 3 होगा। हीट वेव के बारे में ये दोनों है ना, ये जो मैं स्टेटमेंट पहले बोला था कि 2 स्टेटमेंट देते हैं, दोनों का डेफिनेशन देते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं डेफिनेशन को, सेम वही यहाँ पे क्या वो बोला, दोनों में से कोई सही नहीं है। मैच द फॉलोइंग, इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ये आपके इटली के हैं, और जैक कार्टर ये आपके यूके के हैं, सॉरी जैक कार्टर आपके फ्रांस के हैं, और फ्रांसिस ड्रेक यूके के हैं, और मैगलन जो है ये आपके पोर्टुगल के हैं। इसका मैं डिटेल ना वो कैसे कहाँ सोर्स है वो सारा कुछ एक वीडियो बनाया था, 10-15 मिनट का वीडियो है, वो देख लेना आप, मैं इसको वहाँ पे डाल दूँगा ये। ठीक है, उसके बाद यूएई के बारे में दिया हुआ, तो इसमें ये अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुवर्णरेखा नगरी से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये नेशनल पार्क जो बिहार में कौन कौन है, तो वाल्मीकि होगा। दुधवा तो आपको पता है यूपी में होता है, गजनर एमपी में होता है, तो बिम्बांध एंड वाल्मीकि ये दोनों होगा 1 और 4। और गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में होगा, तो इसमें सारा दिया हुआ, सारा सही, IUCN लिस्ट में इंडेंजर होता है। और ये क्रिस्टलाइन आइलैंड्स होता है क्योंकि ये सिर्फ वो सोनेटिक वेव्स इक्वलेशन के थ्रू सुनता है या फिर जो भी करता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, इसके पास आंखें नहीं होती। ये जो भी काम करता है इक्वलेशन के थ्रू सब फिशिंग करना होगा, जो भी मतलब वो सारा कुछ इसी से करेगा। ओके, द इनकम रिवर गंडक का पुराना नाम सॉरी ओल्ड अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, तो बूढ़ी गंडक तो एक अलग रिवर हो गया, महानंदा एक अलग रिवर हो गया, नारायणी ये इसका सही आंसर होगा, पुनपुन एक अलग रिवर है। तो सीधा आप अगर थोड़ा बहुत पता हो तो आप इसको बना सकते हो। गोल्ड इज़ फाउंड जमुई के रीजन में, सो बिहार का जो मैप है इसमें लोअर रीजन में
आपको गोल्ड मिलता है। यहाँ पे धारवाड़ रॉक सिस्टम है, वहाँ पे मिल सकता है, तो जमुई आएगा इसमें आंसर। ये जो जमुई का ना वो रिजर्व मिला था 2022-23 में, न्यूज़ में था ये। और त्रिवेणी कैनाल जो बनाया गया था वो गंडक पे बनाया गया है। उसके बाद ये रीजन में ये पूछ रहा है रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग वेयर्स आर फाउंड इन ब्राज़ील एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट्स वेयर ज्वाइनिंग। हाँ, तो ये तो सीधा आपको पता है ना, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू एक दूसरे से सारा कनेक्टेड था पहले। दोनों सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी उसका है। उसके बाद 92 का देखो, ये पूछ रहा है धारवाड़ रॉक, विंध्यन रॉक, क्वाटरनी रॉक, टर्सरी। तो ये मैंने उसमें बताया था, धारवाड़ सबसे नीचे, विंध्यन इस साइड में वो, और यहाँ पे जो रोहतास वाले इलाके में क्वाटरनरी, जो क्वाटरनी तो वो वाला होगा जो मतलब हिमालयन पेनिनसुला, जो मतलब जो गंगा रिवर के आसपास वाले। और टर्सरी कौन सा होगा, जो ऊपर का जो वेस्ट चंपारण एरिया है। ठीक है, यहाँ से बना सकते हो। ए का 3 देख लो आंसर। ए का धारवाड़ पार्ट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, आर्कियन से टूट के बनता है धारवाड़। विंध्यन रोहतास का एरिया है, रोहतास जिला में, तो वहाँ पे सैंडस्टोन लाइमस्टोन जो बिल्डिंग मटेरियल का मटेरियल मिलता है। क्वाटरनरी गंगा वाला पेड एरिया है, तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियल बाय हिमालयन एंड पेनिनसुला रिवर। और टर्सरी रॉक सिस्टम ये आपका होगा वेस्ट चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट कम 93। ये सेम क्वेश्चन PY 68 में भी आया था, 69 में भी आया, सेम आंसर। NCERT से उठाकर स्टेटमेंट दिया हुआ ये गल्फ ऑफ मन्नार होगा। उसके बाद ये टाइम वाला क्वेश्चन है, तो 6 घंटा ये आगे होता है, तो 12 बज रहा है यहाँ पे ग्रीनविच पे, तो यहाँ पे शाम का 6 बजेगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा ना। कहाँ गया हमारा, ठीक है। इसका मैंने सॉल्यूशन पिछले जो PDF भी दिया ना, उसमें इसका सॉल्यूशन अच्छे से बना के दिया हुआ। ठीक है, और माइका कोडरमा मिलता है, माइका कैपिटल कोडरमा को माइका कैपिटल बोला जाता है। 96 ये ग्लोब में तो 179 होगा। ठीक है, इसमें 30 मीटर कोशिका ऐसे एवरेज होता है 50 से, मतलब ये होता है 130 मीटर प्रॉपर होगा, मतलब एवरेज हाइट। और ये होगा बघेलखंड रीजन इसका आंसर। इसका होगा जो उत्तराखंड का कौन बॉर्डर से जो नहीं होता तिब्बत से, तो इशारा करता है, अल्मोड़ा नहीं करता। और अर्ली नोकरिन कहाँ होता है, तो पैसिफिक ओशन में होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और पॉलिटी को मैंने बहुत अच्छे से किया है। आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आना चाहिए। पॉलिटी के लिए मैंने बहुत कोशिश किया है कि अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे ना पॉलिटी इकॉनमी बहुत टफ आया था इस बार, पॉलिटी क्वेश्चन ऐसा लग रहा था UPSC का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस लेवल पे मैं थोड़ा सा कोशिश किया हूँ कि आपको समझाने का, और समझ के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये सोच के थोड़ा, अगर अच्छे से ना भी आंसर पता हो तो आप कैसे बना सकते हो इस क्वेश्चन को, तो वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी इकॉनमी के बाकी में क्वेश्चन अच्छे आए थे, बस आपको ना वो सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, और थोड़े बहुत जो बेसिक्स, जैसे लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते हैं सभी, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। अगर लक्ष्मीकांत ना पढ़े हो तो लक्ष्मीकांत को छोटा छोटा जैसे होता है ना, कुछ टॉपिक जैसे पार्लियामेंट पढ़ लो, फंडामेंटल राइट पढ़ लो, सिटीजनशिप पढ़ लो। आर्टिकल्स तो सारे सबको याद होने चाहिए, आर्टिकल्स अगर याद है तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो, जजमेंट वाला जो भी टॉपिक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी पढ़ लो, तो ये सारा कुछ कर लोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको आंसर ये बन जाएगा। देखो आप क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हुआ था, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा है। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ए 5 मेंबर बॉडी विच इज़ हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने, पार्लियामेंट बाई लॉ हैव इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम। क्या पार्लियामेंट है अपने लॉ के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को इवॉल्व किया है? द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस PN भागवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो अब इसमें से 2 तो इनकरेक्ट हम हमेशा ऑब्वियस रीजन में होगा, क्योंकि देख लो इसमें, देखो अब क्या है ना, इसको करने के लिए पेज मैंने डाला है यहाँ पे, देखो ऐसे मैंने इसमें डाल दिया है ये वाला, बट थोड़ा सा ना मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक पेज अपन और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ना है अपने को। तो आर्टिकल 124 जो होता है ना,
आर्टिकल 124 में बोला गया है क्या कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ CGI। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विथ CGI के साथ कंसल्टेट। ठीक है, तो ये बोला गया है 124 में। तो अभी इसमें क्या हुआ ना कि कंसल्टेशन जो है ना, कंसल्टेशन जो है इससे बहुत विवाद हो, कंसल्ट कभी करेगा कैसे, किस वे में करेगा, ये बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग है, इसी के लिए केस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो जो उसमें ऑप्शन 4 में देखा कि दिया हुआ था जजेस केसेस। जज केसेस है क्या, बेसिक्स में जजेस केसेस क्या है, तो 4 जज केसेस है। ठीक है, 4 जज केस है। पहला जज केस जो है फर्स्ट जजेस केस जो हुआ था, इसमें बोला गया था हुआ था 1982 में। ठीक है, और ये था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि ये जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन जो है इज नॉट बाइंडिंग। इसमें ये बोला कि कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होगा। ये हुआ फर्स्ट जज केस। सिंपल से इतना याद रखना, फर्स्ट जज क्या था 1982 में हुआ था। ये SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था। इसमें जो कंसल्टेशन बोला गया था, ये वाला टर्म कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटेड में वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं फर्स्ट हो गया। अब देखिए दूसरा था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये हुआ था 1993 में। ठीक है, और इसको जो हेड कर रहे थे ना वो थे PN भागवती, जो इधर से PN भागवती, जो इस ऑप्शन में दे रखा था। 4th ऑप्शन देखोगे तो PPSC की PYQ में 69 में 4th ऑप्शन में दिया था, पर वो दिया था फर्स्ट जजेस केस में PN भागवती, पर PN भागवती के थे सेकंड जजेस केस में। ठीक है, इसमें बेसिक्स बोला गया, इसको क्या बोला गया था, सेकंड जज केस। और इसमें क्या बोला गया, कंसल्टेशन इज बाइंडिंग। इज बाइंडिंग। ठीक है, और यहीं से ये बाइंडिंग का मतलब ही हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट किया गया यहीं से। कॉलेजियम सिस्टम इज स्टार्टेड। ठीक है, कंसल्टेशन की बात होगी ना तो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड जजेस केस, 2 जज हमने कर लिया। ये था KR नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही होगा। ठीक है, और ये हुआ था 1998 में। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 143 जो एडवाइजरी जुडिक्शन है, एडवाइजरी
डिक्सन। इसमें फिर क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कैसे फॉर्म होगा उसके बारे में बात हुआ, और ये एक तरह के मल्टी मेंबर बॉडी था। तीन या पांच लोग होंगे इसमें, 3 और 5, और ये जो होगा ये बनेगा डेमोक्रेटिक कंसेंसस के थ्रू। कंसेंसस, और इसी को हम बोलते हैं थर्ड जज केसेस। ठीक है, उसके बाद एक और हुआ केस जिसको अपन बोलते हैं 4th नंबर पे, 4th पे होगा सुप्रीम कोर्ट SCAORA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हुआ 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ये है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ऐसा है, और इसको बोलते हैं 4th जजेस केसेस। और यहाँ पे एनजेक को चैलेंज किया गया, और इसको चैलेंज करके इसको नल एंड वॉइड बताया गया। ठीक है, और फिर से कोलेजियम आ गया। ठीक है, तो देखिए अब ये थर्ड जज केस था ना, इसी में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की जगह पे एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया 3 या 5 लोगों का, और इसमें ठीक है। और यहाँ पे 2014 में क्या हुआ था ना, बेसिक्स में क्या हुआ, इसके बाद थर्ड जज के 2014 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये एनडीए की गवर्नमेंट आई थी, सॉरी हाँ एनडीए के 2014 में, तो इन्होंने एक एनजेक लेके आया था। कौन से आर्टिकल के थ्रू, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है, इसके थ्रू आर्टिकल 124A इंसर्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इसमें बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, इसी को शॉर्टकट में एनजेक बोलते हैं, 2014। ठीक है, इसमें क्या था ना, इसके थ्रू प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट in consultation with एनजेक। ठीक है, और ये क्या होगा, एक एनजेक में जो बॉडी होंगे उसमें क्या होंगे कि एक तो जुडिशियल बॉडी होगा, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे इसमें। ठीक है, इधर से भी 3 लोग होंगे, इधर से भी 3 लोग होंगे। ओके, यहाँ पे कौन कौन होगा, तो एक होगा CJI,
दूसरा होगा आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 2 लोग होंगे अपना, ठीक है। और जो CJI के पास सीनियर होंगे, मतलब कि सीनियर मोस्ट जज आफ्टर CJI, ठीक है। 3 लोग हो गए यहाँ पे, 2 + 1 CJI 1 हो गए, और इधर से 3 लोग होंगे जो नॉन जुडिशियल होंगे। इधर से होंगे एक एक्स ऑफिसियो, यूनियन लॉ मिनिस्टर, ठीक है। दूसरे होंगे 2 मेंबर जो कि एमिनेंट पर्सन होंगे, एमिनेंट पर्सन, और इसको अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय 3 मेंबर पैनल। कौन कौन होंगे? PM, CJI एंड LOP, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रोविजन जो था ना, एनी 2 मेंबर कैन वीटो रेस्ट 4 मेंबर, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये 2014 में जो एनजैक आया, इसमें बोला गया कि ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया, इसमें आर्टिकल 124A को इंसर्ट किया गया, एनजैक बनाया गया। एनजैक में क्या होगा ना कि प्रेसिडेंट जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा तो एनजैक से कंसल्ट करेगा। एनजैक में कितने लोग होंगे? एनजैक में 6 लोग होंगे, जिसमें 3 जुडिशियल होंगे, 3 नॉन जुडिशियल होंगे, ओके समझो। एनजैक में 6 लोग होंगे, 3 जुडिशियल, 3 नॉन जुडिशियल। जुडिशियल में कौन कौन होंगे? एक CJI आपका होगा, 2 लोग होंगे जो जज सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज आफ्टर CJI, 2 एक 3 लोग होंगे। इधर से 3 लोग होंगे जो नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। इसमें एक तो आपका होगा एक्स ऑफिसियो यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो कि लॉ मिनिस्टर होगा, और 2 लोग होंगे जिसको नॉमिनेट किया जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा। कौन उसको अपॉइंट करेगा? 2 लोगों को, इमिनेंट पर्सन होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? तो उसको अपॉइंट करने के लिए एक 3 मेंबर का पैनल बनाया जाएगा। उस पैनल में कौन होगा? एक PM होगा, एक CJI होगा और एक LOP होगा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और इसमें क्या बोला गया? 6 लोग हैं, अब 2 लोग चाहेगा तो रेस्ट 4 के पावर को वीटो कर सकता है। अगर मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद तो एक्स लॉ मिनिस्टर मानेगा, वही सेम जो बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे एक जो PM के द्वारा 2 लोगों को अपॉइंट किया गया है, एमिनेंट पर्सन को PM के द्वारा। तो अगर PM चाहेंगे इन 2 को, 2 एक 3 आराम से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना होगा तो ये अपने मर्जी से करेंगे। तो इसीलिए एनजैक को इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट, ये और 2014 में इसको 4 जज केस बोला गया। यहाँ पे एनजैक को चैलेंज किया गया, फिर एनजैक को नल एंड वॉइड बोला गया और कॉलेजियम फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ए 5 मेंबर बॉडी, ठीक है, इट हेडेड बाय इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, ठीक है, ये पहला सही है ना। और पार्लियामेंट बाय लॉ है इवॉल्व, कॉलेजियम को पार्लियामेंट नहीं इवॉल्व किया है, वो तो उस पर लॉ कभी पार्लियामेंट बना ही नहीं सकता कॉलेजियम सिस्टम पे, तो ये तो गलत हो गया ना, है ना, दूसरा गलत हो गया और पहला सही है। और यहाँ पे देखो द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाँ ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम से होता है, अभी भी होता है, तो पहला तीसरा तो सही है। द कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई 1993 में PN भागवती इन फर्स्ट जज केस, नहीं फर्स्ट जज केस कब हुआ था? फर्स्ट जज केसेस कब हुआ था? 1982 में। SP गुप्ता वर्सेस, ये तो 1993 में सेकंड जज केस हुआ था, तो ये गलत हो गया 4th। और इसका आंसर कौन होगा? 1 और 3 डी, ठीक है, समझ आया।
तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, एनजैक, ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया है। इट एडेड 3 वर्ड प्रियम्बल में 3 वर्ड के, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। हाँ, तो ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ था। इट एडेड 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 42nd की बात हो रही है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। हाँ हुआ था, बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, 8 नहीं 10, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद इट एडेड न्यू DPSP, दैट इज आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40A, 43A एंड 47, ठीक है। उसके बाद इट ग्रांटेड पावर टू प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द EC टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही है, चौथा सही है, पहला सही है, तो 2 और 3 गलत हो गया। ऑप्शन देखो 2 और 3 ये, ठीक है, सॉरी, दो और 3 गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड टू फॉर ए कम्युनिटी टू डिक्लेयर ए शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए, तो इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, हाँ ये होता है, प्रिमिटिव ट्रेट होता है तभी होता है। डिस्टिंक्टिव कल्चर भी होना चाहिए, ठीक है, और साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये चारों सही होगा। और ये ऐसे देखो, अगर इसको देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, इसके बारे में, पर हाँ ये मतलब ये नॉर्मल चीज़ है कि अगर किसी भी शेड्यूल ट्राइब, इसको हिंदी पढ़ के देखो, चलो इंग्लिश में कभी कोई टफ लगे ना तो हिंदी पढ़ो क्वेश्चन को कैसे। 103, हाँ, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन है, भौगोलिक अलगाव। तो ये सारा कुछ जैसे क्वेश्चन ये सब आए ना, तो ये मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको नहीं लग रहा है? थोड़ा सभी सही है, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव है, हाँ होता है, शेड्यूल ट्राइब थोड़े से अलग रहते हैं, नॉर्मल लोगों से उनका संपर्क बहुत कम होता है, वो शर्माते हैं, ठीक है, उनका जो कल्चर होता है ना अलग तरीके का होता है, थोड़ा सा अलग कल्चर होता है, और उनमें थोड़े से पुराने आदिम लक्षण होते हैं, इसलिए चारों के चारों इसमें सही होगा, ठीक है। सो इसका आंसर ऑल 3। और उसके बाद हाँ, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रेफर टू इंडिया आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लेके आए थे? ये आया था USA से, है ना। और देखो ये जो सोर्सेस थे सारे, ये जो मैंने लक्ष्मीकांत है उसमें से मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, देखो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लेन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिए थे? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विसेज कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिटेल, ठीक है। ब्रिटिश से क्या लिए? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। US से क्या है? फंडामेंटल राइट, है ना, US कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, ओके। ऐसे सारा मैंने दे दिया यहाँ पे, एक बार इसको पढ़ सकते हो आप, अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। देन कम 105 क्वेश्चन नंबर। और हाँ 42nd अमेंडमेंट के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन था ना, तो 42nd अमेंडमेंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो 42nd में क्या क्या आया था, तो ये सारा कुछ ये लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर पढ़ना चाहो ना तो ये पढ़ लो, एक बार इसको सारा पढ़ लेना। 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूरा यहाँ पे दिया है इन्होंने, सारा कुछ मैंने एक जगह मेंशन कर दिया, 42nd के बारे में ऐड कर दिया है। फिर इंपॉर्टेंट होता है 44th भी डाल दिया यहाँ पे, तो ये सारा कुछ आप पढ़ लेना एक बार। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है सारा कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, सारा कुछ इसमें इंसर्ट है, ये सारा पढ़ लेना। देखो एक ये मैं डाला था मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस के बारे में। जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट which means the cabinet in consultation with the member of the judiciary itself, that is Chief Justice of India and the Chief Justice of the High Court. This provision curtails the absolute discretion of the executive as well as ensure that the judicial appointment are not based on any political or practical consideration. ये हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में है।
एनजेक के बारे में, चीफ जस्टिस, ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। कंट्रोवर्सी क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन द बॉर्ड कंसल्टेशन इन द प्रोविजन इन द फर्स्ट जज केस 1981 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ऑल्सो ओनली इम्प्लाई एक्सचेंज ऑफ व्यू। तो फर्स्ट जज केस कब हुआ था यहाँ पे 1981, वहाँ पे क्या लिख रखा था, सेकंड जज केस 1923 को वहाँ पे बना रखा था फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया, फिर इसमें सारा कुछ दे रखा है, इसको एक बार आप रीड कर सकते हो, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय आर्टिकल ऑफ द इंडियन, कौन से आर्टिकल से अनटचेबिलिटी की अबॉलिश किया गया है, ठीक है। तो ये आपको सीधा सा पता है, आप बेसिक्स पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ोगे तो आर्टिकल 17, ओके। देन कम अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ बीच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। ये प्रेसिडेंट होता है, आर्टिकल 216 में ही मेंशन किया हुआ है ना। उसके बाद द फिफ्थ शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात की जा रहा है ना। फिफ्थ शेड्यूल किसका है बताइए, शेड्यूल ट्राइब से बात करता है, ओके, इजी है। In which cases did the Supreme Court of India give for the first time the doctrine of basic structure of doctrine? देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ना, ये आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आया था केशवानंद, यहाँ पे होगा, लिखा हुआ ना, क्यों लिख रहे हैं, है ना, केशवानंद भारती, यूनियन ऑफ केरला में हुआ था स्टेट से। और ये जो जजमेंट हुआ था ना, ये जजमेंट 7:6 से आया था। 13 लोगों का बॉडी बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, 7:36 के दिया था। और इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को प्रिंसिपल को यहाँ पे दिया था, ओके। स्मार्ट, हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह के बारे में आया क्वेश्चन है। तो देखो ये, इसको अगर डेट से याद रखो ना, तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, AITC है, ठीक है। तो AITC और बहुजन समाजवादी पार्टी ये तो आज़ादी के बाद बना है, तो फिक्स है, आज़ादी के बाद बना है, ये तो फिक्स है। तो आज़ादी के बाद तब देखो सबसे लास्ट में एक तो यहाँ पे ऑप्शन में 1998 है और 1984 है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है तो ये दोनों C का या तो 4 होगा या C का 2 होगा, है ना। C का 4 होगा या C का 2 होगा। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं आता है ना, इतना पता है, बहुजन समाजवादी पार्टी और AITC ये सबसे लास्ट में बना है, या तो ये बना होगा 98 में या तो ये बना होगा 98 में। तो हम देखते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को मान लिए, चलो 1998 में बना है, तो C का 2 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो बच गया क्या, C का 4 होगा। अब C का 4 कितने में है, ये देखो C का 4 है 2 जगह पे, आपको कुछ नहीं आता है। AITC के बारे में आप देखिए, AITC अब ये तो बच गया 4, AITC बच गया 1998 में, है ना। तो D का 2, अब देखो D का 2 कहाँ है, ये आंसर है ना, इसका आंसर यही होगा सीधा। आपको कुछ नहीं आता है वैसे याद रखने के लिए देखो, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था 1925 में बना था, हाँ 1925 में। उसके बाद CPIM बना था 1964 में, मार्क्सिस्ट वाला, बहुजन समाजवादी पार्टी ये, और AITC ये, ठीक है। अंडर, इसमें आपको नहीं भी कुछ आता है फिर भी आप बनाए ना क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी बन रहा है ना। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस, तो आर्टिकल 120 में मेंशन किया हुआ है कि जो कौन सी लैंग्वेज में इस हाउस में बोलना है। तो अब 121 में वो बोला गया है कि उसमें मदर टंग में बोल सकते हैं आप। इसका देखो शायद मैंने मेंशन किया होगा, हाँ 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट,
तो 121 में उसका मदर टंग में बोलने का है। ओके, 110 हो गया, हुक्म 111। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट भी होगा, गोल्ड भी होगा, SDR होगा, और ये बाद में रिजर्व ट्रेंच को 2002 के आसपास ऐड कर दिया गया था। इसके चारों आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये NCERT में भी मेंशन किया हुआ है, और वैसे भी अगर आप कहीं भी पढ़े होगे बेसिक तो ऐसे देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज RBI, गोल्ड, SDR, और बाद में फिर उसको भी ऐड कर दिया गया था ट्रेंचेस वाले को। ठीक, रिजर्व ट्रेंच को भी। रूल ऑफ ऑरिजिन, ये रूल ऑफ ऑरिजिन एक क्वेश्चन जैसे कि ये करंट से रिलेटेड, करंट को ऐसे देखो, ये इकॉनमी स्टार्ट हो गया यहाँ से, है ना। तो इकॉनमी का क्वेश्चन लोगों ने बोला बहुत टफ है, पर ये देखो बेसिक्स यार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में पढ़ना, तो कोई अगर इकॉनमी का बेसिक्स कहीं से ही पढ़ रहे हो ये तो कवर करोगे। अब देखो रूल ऑफ ऑरिजिन आपको नहीं आता है कुछ रूल ऑफ ऑरिजिन के बारे में, ठीक है, पर ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। तो अगर इसका स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट का नेशनल सोर्स। रूल ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन का रूल है, कहाँ से ऑरिजिन हुआ है, तो हाँ तो ये तो ऑब्वियस है ना, पहला सही हो गया। अब देखो रूल ऑफ ऑरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फीस अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट। अब देखो अगर कस्टम एजेंसी ने किसी प्रोडक्ट को, मान लो यहाँ से इंडिया से गया और वो जाके उधर अफ्रीकन एशियन में, उधर जाके पैसिफिक ओशन में कहीं पे पकड़ा गया, अब कस्टम एजेंसी को पता ही नहीं है ना कि कहाँ से आया, कि तो अगर उसको पता रहेगा, इस पर लेवल लगा रहेगा रूल ऑफ ऑरिजिन का, उससे क्या पता चले कि अच्छा ये इंडिया से आ रहा है तो इस पर इतना ड्यूटी लग सकता है, ये यहाँ से यहाँ आया, इतना दूर ट्रैवल किया है, इंडिया में क्या बैन है क्या नहीं बैन है, ये अगर ये आ रहा है मतलब इंडिया में अवेलेबल है। अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में बैन होगा तो इलीगली रूप से दिया जा रहा है, इसलिए हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फीस अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट, है ना। ठीक, दे आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। हाँ, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स वही हो गया ना, सिंपल से यहाँ से वहाँ जा रहा है तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में यूजफुल होगा। Their importance is derived from the fact that duties and restriction in several cases depend upon the source of import। अब देखो 1 2 3 सही हो गया, 1 2 3 के बाद कोई ऑप्शन बचा क्या आपके पास, ऑल ऑफ द वे होगा ना, ऑप्शन कोई है नहीं 1 2 3 वाला, ये आपको समझ नहीं भी आएगा तो आप ऑल ऑफ द वे मार के आओगे। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात किया गया है, तो अब इसमें देखो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 year ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ। तो डाटा देखोगे ना तो 100 पे होता है या तो 1000 पे होता है, 10,000 पे बहुत कम डाटा होता है, तो ऐसे तो यहीं से गलत हो गया। उसके अलावा इन्होंने एग्जैक्टली 1 year दिया है, ये 1 year नहीं होता है, ये 11 मंथ का होता है, बर्थ से लेके 11 मंथ, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा इसमें। ठीक है, करेक्ट की पहुँच में तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, बच गया 2 3 4 2 3 था, 2 3 तो ऑब्वियस करेक्ट हो गया, बच गया फोर्थ को चेक करना है। As per the sample registration system SRS Bulletin of Registrar General of India, the state with the highest infant mortality rate in the year 2019 यूपी के बारे में बोला गया, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये स्टेट का नाम गलत है, अगर यहाँ पे MP रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर यूपी की जगह MP देते हैं तो सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे MP होगा ऐसे। ठीक है, ये सबको सही है, बस MP होगा यहाँ पे, पहला गलत है, चौथा गलत है ना। आंसर क्या बनेगा 2 और 3। ओके, देखो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानना है तो WHO की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे सीधा कुछ अंदर नहीं पढ़ना, ऊपर ही पढ़ो। ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी WHO का वेबसाइट है, वहाँ पे क्या लिखा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिटवीन बर्थ एंड 11 मंथ पर 1000 लाइव बर्थ, है ना, समझ गए। तो 1000 है, 11 मंथ है। ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात किया जा रहा है। बेटर एक्सप्लेन, ये पढ़ो, बेटर एक्सप्लेन इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, सही है। इंक्रीजिंग द नॉलेज, नॉलेज इंक्रीज करेगा, ये भी सही है। इंक्रीजिंग द स्किल, नॉलेज करेगा तो स्किल बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो ये तीनों ऊपर तो मेंशन है ना यार, यही तीनों को यहाँ पे एक साथ मिला दिया है, तो यहाँ पे बेस्ट पूछ रहा है, बेटर, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 4, क्योंकि ये चौथा ऑप्शन जो है ना तीनों का कॉम्बिनेशन है, खिचड़ी बना के तीनों का यहाँ पे रख दिया बस। तो आप चावल दाल मसाला डाल के ऊपर लिख दिया,
और नीचे में खिचड़ी बना के रखा हुआ था, आप खिचड़ी खाना पसंद करोगे ना, क्यों दोबारा से बनाने जाओगे, इसलिए बेटर में ओनली फॉर। ठीक है। देखो रूल ऑफ ऑरिजिन के बारे में यहाँ पे सारा मेंशन है, पढ़ सकते हो आप, इसमें सारा जो आपको पढ़ने का हुआ तो एक बार देख लेना इसको आप। अब इसको देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। मान लो आपको नहीं आता है इसमें, बैंकरप्सी रेफर्स टू ए फाइनेंशियल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल एंटिटी इज अनेबल टू पे अप देयर डेब्ट एंड दे बिकम ड्यू। इंसॉल्वेंसी रेफर्स टू ए लीगल प्रोसीजर वेयर द एसेट ऑफ द डेबिटर आर liquidated or reorganized for the benefit of creditor। ठीक है। बैंकरप्सी इज अ स्टेट वेयर इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन। ये सब ठीक है। अब अगर इसका हिंदी पे आओ, दिवाला और शोधन। दिवाला किसको बोलते हैं, दिवाला निकल गया यार तुम्हारा, मतलब कंगाल हो गए तुम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। ये तो दिवाला हो गया ना भाई, ये जो डेफिनेशन लिखा है दिवाला का है। और दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तो ये दोनों उल्टा लिखवा दिया डेफिनेशन, सेम ऊपर पहले जो हमने क्वेश्चन करा था, ये दिवाला का डेफिनेशन ऊपर लिख दिया है और संशोधन का शोधन का नीचे। तो ये तो मतलब गलत हो गया। ठीक है, पहला दूसरा गलत। अब करेक्ट पूछ रहा है, पहला दूसरा गलत हो गया, पहला दूसरा गलत, पहला दूसरा यहाँ भी दो गलत, ये हो गया, ये भी गलत, बच गया सिर्फ 4, ऑप्शन सी। देखो मतलब चौथा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना पढ़े सही। ठीक है, ऐसे बनी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। हम लोग प्लानिंग कमीशन वो जब पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक प्लानिंग, उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ये था देखो एग्रीकल्चर था। सेकंड में क्या था, 56 में जो आया था ये था इंडस्ट्री के ऊपर। थर्ड में क्या था, गर्जिल वाला, जिसमें ग्रोथ वगैरह के बारे में बात हुआ था। तो ये सारा प्लानिंग का मैंने सारा दे दिया, आप सारा प्लानिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, 16 हो गया, 17 PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में पूछ रहा है। अब देखो इसको ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। अब पूछा क्या इसमें इनकरेक्ट, तो इसमें 2 तो इनकरेक्ट है ना, 2 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है। Scheme officer a production link incentive to boost domestic manufacture and attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic component। ठीक है, तो ये हो गया PLI। दूसरा था स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। अब PLI स्कीम है तो ये तो सारा लोकल ही होगा ना यार, ग्लोबल पे हम क्यों जाएंगे। ठीक है, और स्कीम सेल एक्सटेंड एंड एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% डाटा दे दिया। ठीक है, टारगेट सेगमेंट अंडर PLI सेल इंक्लूड लैपटॉप्स, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर एंड अल्ट्रा स्मॉल फार्म। अब देखो पहला और चौथा दोनों सेम नहीं है। स्कीम ऑफर्स ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक भी बोल दिया, लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफाइड, वही तो मेंशन नीचे कर दिया है ना। तो 1 और 4 तो मेंशन हो गया सेम, सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा बच गया, तो 2 और 3। देखो प्लानिंग का मैंने सारा डाल दिया भाई, पढ़ लेना। स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछ रहा था, ये इनकरेक्ट इसमें ही पूछा है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो स्वामित्व का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड ऑफ राइट टू विलेज होल्डर्स। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया है यहाँ पे, ये हो गया ना गलत, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगा। ठीक है, ये पहला गलत हो गया। अब इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो देखो ऑप्शन पे आ जाओ सीधा। एक आपने निकाल दिया ना कि एक आपका इनकरेक्ट हो रहा है, ऑप्शन या तो बी होगा या डी होगा। अब 3 या 4 में देखना, ऑप्शन दूसरा आपको देखना नहीं है, 3 देखो या 4 देखो। अब देखो कोर्स मीन्स क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग,
ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा है आपका द स्कीम इज इंफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड आबादी एरिया बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, सोचो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है, वो जो उसका फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग है, तो आंसर बच गया 3। कोर्स इसमें दिया था कोर्स, इससे नीचे दे दिया मेंशन, ठीक है, कोर्स का फुल फॉर्म, तो ये मतलब ये गलत है, ये इसका आंसर होगा 1 and 3, हाँ 1 and 3। Which of the following are the consequences of invoking Article 360 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात किया है, 190 है ना, इसमें से पूछ रहा है क्या, करेक्ट, ठीक है, ओके। फर्स्ट है प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉई सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर, ठीक है। ठीक है, प्रेसिडेंट बोल सकता है किसी का सैलरी कम करने के लिए, क्यों, ऑब्वियस रीजन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया है, सैलरी कम कर देंगे, ओके। उसके बाद मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम है और स्टेट अगर किसी भी तरीके का मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल पास करता है, तो उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल की ज़रूरत होगी, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आप कुछ ऐसे बिना मतलब से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो दूसरा इसमें इनकरेक्ट होगा, है ना, तो दूसरा इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन दूसरा देखो कहाँ कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें है दूसरा, इसमें है दूसरा, इसमें बच गया, तीनों तो गलत हो गया, ये ऑप्शन 1, 3, 4 देखना ही नहीं। उसके बाद उसके आगे क्या दिया, प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सारे के ऊपर हो जाता भाई। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास विद, हाँ ये तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एंड पोटेंशियल कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैग्नेशन इन द इंडियन इकॉनमी। स्टैग्नेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो स्टैग्नेशन में आपका देखना है क्या है, हाई इन्फ्लेशन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ ठीक है, स्टैग्नेशन हो रहा है, हाई, हाँ सही होगा, हाई इन्फ्लेशन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज, हाँ ठीक है, ये पहला सही है। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया, प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, डिमांड कम है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग भी कम हो गया, ठीक है। एंड अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कम्पिटिशन, अगर हमारे डोमेस्टिक करेंसी में अप्रिसिएशन आ गया है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट कर गया, और रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, हाँ ये भी सही है, इसका ऑल ऑफ द आंसर होगा 1, 2, 3, 4, ओके। 120 का डी। देखते रहिए, थोड़ा कुछ अगर कहीं पे गलत हुआ ना तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं आंसर की नहीं लेके बैठा हूँ, और मैंने पेपर भी पहली बार एग्ज़ाम के बाद आज पहली बार देख रहा हूँ, तो 1-2 बार तक होता है ना, उतना देखा, आगे बढ़ गया, आंसर में कभी मिलाया नहीं हूँ। उसके बाद 121, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ एफडीआई 2021 इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात हो रही है, सॉरी 2023, सॉरी 21 बोल रहा हूँ, 23 में पेपर हुआ था, 23 इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, तो 24 में 24 इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियस रीजन है, ठीक है। और इसका आंसर देखते हैं, इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एफडीआई का बोल रहा है डिक्रीज हो गया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कम पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे यार, ये तो गलत हो गया ना सीधा, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक से ज़्यादा हो गया, नहीं प्री पैंडेमिक से भी ज़्यादा नहीं हुआ अभी। इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द टेलीकॉम सेक्टर वॉज एंट्री। समझ, टेलीकॉम सेक्टर कब आया, उसके बाद से कभी ये कमा ही नहीं है, तो ऑप्शन ही ऐसा मतलब कि बहुत बढ़िया से बनाया है। इट हैज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू ए वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन
के चलते इसका भी डिक्रीज हुआ। हाँ ये सही है, FDI। तो ऑप्शन इसका होगा 4, ओनली 4। वैसे भी अगर पहला काट देंगे तो ये गया, बच गया 2 4 4। तो हमको तीसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं था, दूसरा देखने की बस ज़रूरत थी बस, चौथा भी देखने की ज़रूरत नहीं, तो इससे दूसरा देखते हैं, आंसर आ जाता। ठीक है। करंट पॉपुलेशन ऑफ गया, ये क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी को बाद में अब इसको प्लान नॉन प्लान को हटा के कैपिटल करंट में कर दिया है, और ये आपका आंसर इसका होगा द एक्सपेंडिचर इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे जो पे करते थे ना हम लोग, उसको नॉन प्लान नहीं बोलते यार, ये इंटरेस्ट है यार, वो कभी भी बढ़ कम सकता है, मतलब पता नहीं कितने कब क्या है। और ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फिक्स होता है, एग्रीकल्चर पे फिक्स होता है, ये सारा प्लान होता है। नॉन प्लान में कौन होगा, तो ये इंटरेस्ट वाला। ठीक है, इसको हम लोग नॉन प्लान में लेते थे। अब तो इसी को बना दिया ना, चेंज करके कैपिटल करंट पे कर दिया, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। इट हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। नॉट पूछ रहा है, एक तो करेक्ट हो गया। इट हैज़ लीड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ FDI, ये भी सही हो गया। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट। ग्रेटर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में बढ़ावा हुआ, और इम्पोर्ट में भी, अच्छा सॉरी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट। हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये सही है। तो ये नॉट इनकरेक्ट है, तो ये गलत इस स्टेटमेंट बनाया इसने, आंसर इसका ये होगा। ठीक है। 125 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल। The fiscal deficit of the Union government had reached 9.2% of GDP during the pandemic financial year 2021. The fiscal deficit has moderated to 7.7% of GDP and the revenue collection over the last 2 years has gone down. ये सारा सही है, ये 9.2 की जगह 9.3 होगा। ये बहुत ही वाहियात क्वेश्चन बनाया था इन लोगों ने, एक पॉइंट का डिफरेंस देकर के इसको गलत कर दिया। तो इसका पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट पूछ रहा है ना, नहीं, ये सही है। 9.3 दिया था, 9.2 अप्रॉक्स सेम ही है, पहला सही होगा इसका सिर्फ, और ये दोनों गलत है। फिजिकल डेफिसिट हैज़ मॉडरेट टू 7.7% ऑफ GDP भी गलत है, और रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज़ गॉन डाउन, नहीं ये भी गलत है, 2 साल डाउन नहीं हुआ। तो आपका आंसर इसका A हुआ। ठीक है। उसके बाद स्वामित्व 1857, अब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आ गया। इसका भी रिवॉल्ट में देखो, अब 1857 का रिवॉल्ट क्यों फेल किया था, तो क्योंकि ब्रिटिश का मिलिट्री बहुत सुपीरियर था। रिबेल डिड नॉट हैव एनी यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, कोई प्रोग्राम नहीं था, बस वो उठे चल दिए। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन, मिडिल क्लास सपोर्ट नहीं किया था इसमें, अपर क्लास सपोर्ट नहीं किया था इसमें, बहुत ही मतलब अजीब था वो, मतलब यूनिटी नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये आपका तीनों होगा आंसर, इसका ऑल ऑफ देवक होगा। कुक फ्रॉम बिहार, सेम बतख मियाँ, रिपीटेड क्वेश्चन। बक्स मोमेंट इन, देखो अब बक्स क्या होता है ना, एक फार्मर्स को बोलते हैं, ज़मीन को बोलते हैं, किसान फार्मर ये सब। और 1937 to 38 के बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइज कौन किया था, तो उस समय इंडिया में 1930 के बाद 30 to 35 30 40 तक जो फार्मर लीडर थे ना, वो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, फेमस फार्मर लीडर, बहुत कुछ वहाँ पे फॉर्म किए थे इन लोगों ने, बहुत सारे बुक्स हैं इनकी। अब ये देखो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछ रहा है, होम रूल, सूरत स्प्लिट, खेरा सत्याग्रह, मोरलेमिंटो। ठीक है, तो इसको देखो, मोरलेमिंटो कब आया था, खेरा सत्याग्रह कब आया था, सूरत स्प्लिट सबसे चप्पल चली थी 1907। होम रूल कब हुआ था, खेरा कब हुआ था, बताओ। मोरलेमिंटो कब हुआ था, अभी इतना तो मतलब कर लोगे ना क्वेश्चन, ऐसे ही इतना आसान है ये। ठीक है, देखो 2 मोरलेमिंटो कब आया था, ये भी कर लो यार, लिख देता हूँ 1909। ठीक है, 2413 बी।
ओके, लिप्टन इज़ नॉट एसोसिएटेड, लिप्टन किससे नहीं था? देखो लिप्टन एल्बर्ट बिल से नहीं था। एल्बर्ट बिल से कौन था? अब इसका देखो मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। हाँ देखो, लिप्टन 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 कहाँ गया? हाँ लिप्टन, लिप्टन फामाइन कमीशन इसी में बनाया था, फामाइन के रिचर्ड स्ट्रेचे, ऑप्शन दिया हुआ। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट अफगान। रिप्पन में देखो यहाँ पे एल्बर्ट बिल रिप्पन में है, नॉट इन लिप्टन, ठीक है। तो ये याद रखने को सारा मैंने दे दिया यहाँ पे वाइसरॉय के बारे में, तो इसमें एल्बर्ट बिल होगा, नॉट। बक्सर के बाद क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था, सॉरी कौन से ईयर में लगाया था बताइए? 1632। महात्मा गांधी फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन, ठीक है। हंगर स्ट्राइक कब किया था उन्होंने? अहमदाबाद में, ठीक है। इसको 3 चीज़ महात्मा गांधी का है ना, देखो महात्मा गांधी का 3 चीज़ें, एक तो है चंपारण, इसमें क्या था? सीडीएम, सीडीएम किए थे ना, क्योंकि इन्होंने लॉ था वहाँ पे किसान से नहीं मिलना है, लॉ तोड़ा इन्होंने किसान से मिला, इसलिए इनको जेल भेजा गया था। चंपारण में सीडीएम, उसके बाद खेड़ा, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद खेड़ा के बाद अहमदाबाद, ये दोनों क्या थे? खेड़ा आपने यहाँ पे देख लिया। ये देखो ऑप्शन क्या है यार, हंगर स्ट्राइक में नन कम एनसीएम में ठीक है, ये तीनों में सीडीएम, ओके बना लेना यार, क्या है इसमें बताऊँ मैं, यहाँ पे हो ही गया एक, तो खेड़ा का आपको पता कर लो। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर्स ने? बिहार केसरी, अब देखो बिहार केसरी श्री कृष्णा सिंह, ठीक है, बिहार विभूति एन सिन्हा, ये सब याद रखना यार, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप? अब चंपारण में मास मूवमेंट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया था? पहला महात्मा गांधी को गवर्नर बना दिया, पागल हो क्या, गवर्नर बना देगा महात्मा गांधी को। स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल लॉ, नहीं ये भी नहीं किया। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाया था, हाँ किसके? एफजी सिलाई के रूप में, एक ये भी आ सकता है, इसका हेड कौन था? तो एफजी सिलाई, ठीक है। चंपारण एज इंडिपेंडेंट, पागल है क्या? इसके बाद आइए 136 मैच द फॉलोइंग, देखो इसका मैंने दे रखा है स्टेटमेंट, हाँ ये आत्मीय सभा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, धर्म तत्व बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये लास्ट वाला सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। यही क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वेंट इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, तत्व बोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ठीक है, इसका क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगा ये होगा ना, सर्वेंट गोपाल कृष्ण गोखले, तत्व बोधिनी, ठीक है। उसके बाद अंबाई ए वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच, ये आपका थे मैसूर कर्नाटका, ठीक है। इसका मैंने अंबाबाई के बारे में मेंशन कर दिया यहाँ पे, पढ़ लेना इसको, आपको पढ़ने का मन हो तो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अनसंग हीरो में थे ना, उनकी वहाँ पे इनकी फ़ोटो आई थी, इनके बारे में दिया गया था, नाउ इन कर्नाटका, ओके। मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था, ठीक है, तो ये होंगे जे एंड्रयू, इसके मेंबर नहीं थे। कैबिनेट मिशन कहाँ गया, कहाँ, ये देखो कैबिनेट मिशन स्पेक्ट्रम सिस्टम लगाया मैंने, मिशन पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टैनफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड एबी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमाइड, ठीक है, ओके। तो जे एंड्रयू इसमें नहीं थे। तो INC वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑल थ्योरी, इसको कौन बोला था? ये लाला लाजपत राय,
जो द फॉलोइंग इंडियन सेशन फंडामेंटल राइट को अपनाया गया था। बोला कि शुरू सेशन में चप्पल जूता चल रहा था भाई, गया सेशन में अलग हो गए दोनों। ठीक है, कराची सेशन में हुआ था। ओके, मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखो मैथ का क्वेश्चन ना इजी है। अभी देखो अपना 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में देखो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का क्वेश्चन को। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम इज रिटन एज, ये बीट को लिखेगा इस तरह से। कोड मेड के बारे में पूछा, ठीक है, तो कोड दिया हुआ है तो एम इसमें कहीं पे है, एम है ही नहीं। ए है, ए सेकंड में डिवाइड से, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड वाला सिंबल देखो, ए सॉरी ये कहाँ गया, ए एम, हाँ एम है ना, एम देखो स्टार से है तो स्टार वाला देखो ऑप्शन कहाँ है, स्टार का ऑप्शन यहाँ पे, उसके बाद डिवाइड है तो दोनों सेम है। अब देखना अपने को लास्ट भी सेम है ना, तो अब थर्ड में देखना सीधा सीधा एम ए डी, डी का सिंबल यहाँ पे निकालो, बी लास्ट में डिवाइड, बी ए डी, डी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कौन सा है, ये ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे समझे, देखो बनाते कैसे, गेम को इस तरह से, बीट को इस तरीके से, तो एम ए डी ई, तो एम इसमें कौन सा, एम थर्ड पे स्टार। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे स्टार का कंट्रोल, स्टार का ये आ गया, तो स्टार के बाद देखो कि डिवाइड इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, तब थर्ड नंबर पे डिफरेंस है सिर्फ, तो थर्ड पे क्या है, डी। अब डी का सिंबल इसमें देख लो, डी का यहाँ पे मल्टीप्लाई, बस हो गया 142। इसको जैसे क्वेश्चन है, टी ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, देखो पहले अपन यहाँ पे ये बनाएंगे, एन ई डब्ल्यू आई ना ये लिख देना, ठीक है। अब देखो क्यू ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट, क्यू, ओके सीधा रख लेते हैं, क्यू ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, एम ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, एम जो है, एम है ना, एम ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, एम। एस एंड टी ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, एस एंड टी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। टी ट्रैवल टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, एस एंड टी ट्रैवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, है ना। अरे यार क्या लिखे, टी ट्रैवल टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में चल रहा है क्यू, टी, ये टी हो गया। अब ऊपर में क्या दिया है, टी एन एस अपोजिट में, तो ये इधर तो ये इधर। अब देखो एस हो गया, तो एम भी ऊपर जा रहा है, एम भी ऊपर जा रहा है, एस भी ऊपर जा रहा है, तो एम एन एस ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। एम एन ट्रैवल है अपोजिट तो नहीं होगा, दोनों तो सेम में जा रहा है, ये हो गया एम एन एस ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, ये हो गया आपका आंसर, है ना। एम और एस भी ऊपर जा रहा है, एम भी ऊपर जा रहा है, ओके। देखो अब ये क्वेश्चन, ए मैन रमेश वॉन प्लॉट ऑफ 100, देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन, रमेश 100 स्क्वायर फीट उसके पास है, इंक्रीजेज प्लॉट बाय एक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम इस नेबर से, 10% लेके, अगर 10% ले लिया तो 10% इंक्रीज कर गया, मतलब 100 का 10 110 हो गया। हु ऑल्सो, उसके पास भी 100 था। अब देखो सुरेश, इसके पास भी 100 था, इसने अपना 10 दे दिया उसको, 90 इसके पास बच गया। अब देखो आफ्टर 2 ईयर ही सेल बैक 10% द टोटल प्लॉट टू नेबर, अब 2 साल बाद इसने 10% सेल कर दिया था, 110 का 10% 11 हो गया ना, माइनस तो 99 बच गया, और इसके पास 11 आ गया तो 101 हो गया, है ना। अब देखो ही सेल्स बैक 10%, विच ऑफ द फॉलोइंग, रमेश लैंड इज मोर देन सुरेश, रमेश के पास 99, सुरेश के पास 101, गलत, सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश, सही, सुरेश लैंड इज मोर देन सुरेश, बोथ आर इक्वल, ऑप्शन मोर देन रमेश, ओके। 144 फाइंड द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, मिलेनियरी हैड ब्रीडी एल्कोहल, देखो आपको ना इसमें से
ये नहीं पता था मुझे। ब्रूअरी पता, ये मतलब अल्कोहल को बोलते हैं, स्टेशनरी जहाँ से बुक्स कॉफ़ी मिलता है। तो बच गया ए और ये, दोनों में से कोई एक है। स्नोबेरी मुझे लग रहा था जूता हो सकता है। स्नीकर्स बोलते हैं शूज़ को, मिलिनरी हैट मतलब, या तो इसको मारे इसको मारा। अब यहाँ पे तुक्का का ऑप्शन है, आपको पता है तो बनाओ। तो ये इसका आंसर वैसे होगा स्नोबेरी शूज़। ऑड वन पूछ रहा है, स्नोबेरी शूज़ होगा। स्नोबेरी एक तरीका फॉर्म तो उल्टा है, इन्होंने गलत दे रखा है। अब देखो, विच शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 132, 56, क्वेश्चन मार्क 210, 240। अब दोनों सबका डिफरेंस देखो, फटाफट डिफरेंस देखते चले जाओ। ओके, डिफरेंस देखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ये दो का डिफरेंस 28, 32 से करता हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको होगा शायद, इसमें डिफरेंस कितना, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 24, 24, 26, 26 जोड़ दो इसमें, 6 6 12, 82। मिसिंग नंबर इसमें 44, इसके बीच में डिफरेंस निकालो, कितना है 7 है ना, 7। इसके इसमें डिफरेंस निकालो, 7 7 जब 49, इसके इसमें डिफरेंस निकालो तो 5 5 7 जब 35, और इसके बीच में डिफरेंस निकालो तो 41 9, तो 9 7 सॉरी 11 11 7 जा 77, इसका आंसर 77। रीड द फॉलोइंग, कंसिडर कंक्लूजन। In a one-day cricket match, a total run made by a team were 200, of which 160 run was made by the spinner. मान लो कि एक वनडे मैच हुआ जिसमें एक टीम ने 200 रन बनाया, जिसमें 160 रन स्पिनर्स ने बनाए। तो 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। ऐसा थोड़ी, अगर एक प्लेयर ही 160 बना दिया तो, अगर एक प्लेयर ही 160 बना दिया तो 80% ही है ना, तो ये गलत हो गया। ओपनिंग बैट्समैन, क्या पता पहले के 5 विकेट 0 पे गए हों, उसके बाद फिर आया स्पिनर 5 विकेट 6 विकेट के बाद आया हो, तो ये भी गलत। तो नीदर वन नॉट टू। ये ग्रेट को लिखा गया इस तरीके से, मॉन्ग को लिखा गया इस तरीके से, विगरस को लिखा गया किस तरीके से। तो जी, अगर हम ABCD में आएंगे तो जी 7 हो गया, आर को इधर से लिखेंगे तो 18 हो गया, EAT, ठीक है, इस तरह से T 20 6। तो ऐसे मॉन्ग है। देखो ओ 2 बार है, ओ यहाँ पे ओ का टर्न क्या होता है, 12 होता है या 15 होता है। वो इधर सीधा लिखेंगे तो 12, उल्टा लिखेंगे तो, सीधा लिखेंगे तो 15, उल्टा लिखेंगे तो 12। 15 तो कहीं पे है नहीं किसी में, तो 12 ही, जहाँ पे 2 बार 12 है, एक यहाँ पे 12 है, एक यहाँ 12 है, ऑप्शन ए। ऑड वन आउट पूछ रहा है, ठीक है, इसका आंसर होगा QWZ QB, हाँ ये होगा सी, इसका आंसर होगा सी, ये वाला आंसर। 2 का डिफरेंस लास्ट में नहीं बन पाता। ये 4 ब्रदर 4 ब्रांचेस ऑफ कंपनी आर लोकेटेड एट MNOP। 4 MNOP है। M इज़ इन द नॉर्थ ऑफ N। इसको फिर से, अगर जैसे लोकेशन क्वेश्चन है ना, तो आपको सबसे पहले ये करना है, ये लिख लो, उसके बाद देखो। M इज़ इन द नॉर्थ ऑफ M। M है, N से नॉर्थ में है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, ठीक है। उसके बाद P इज़ इन द साउथ ऑफ O। ठीक है, और P इज़ इन द साउथ ऑफ O। P जो है O के साउथ में है, तो मान लिए हम यहाँ पे P साउथ में है ना, साउथ में P है, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे O हो गया, ऐसे इस सब का डिफरेंस भी दे रखा है। यहाँ पे M नॉर्थ में है 4 किलोमीटर पे, और P साउथ में है O के 2 किलोमीटर पे, और N इज़ इन द साउथ ईस्ट ऑफ O। N जो है O के साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, तो ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ नहीं होकर यहाँ पे होगा, यहाँ से कहीं नीचे आएगा, तो NP और NP
ये है 2 और ये यहाँ पे इन्होंने 1 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। ऐसे बनाओगे इसको और इसको क्या करोगे ना आप, इसमें जैसे इसको 1 बना देते हैं यहाँ पे। देखो ये बनेगा आपका ये हो गया m, ये हो गया n, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका O, यहाँ पे है आपका P, ये है 1, ये है 2। तो ये मान लो कि आपका 0 0 पे है, तो ये आपका 0,4 पे है, ठीक है। और तो ये इस तरीके से आ जाएगा कॉस, तो ये आपका आएगा इधर से साइन कॉस। हाँ ये होता 1/2 नेगेटिव में एक रहेगा और एक 1/√2 पॉजिटिव में रहेगा। हाँ ये भी √2 ही होगा, ठीक है। और ये फिर आ जाएगा आपका p इधर से -1/2 और इधर से 1/√2 -2। सॉल्व करोगे डिस्टेंस फार्मूला, MP के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा, ये वाला फार्मूला आपका फार्मूला होता है x2 - x1, है ना, और स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, x1 x2 कर लो और इसका अंडर रूट कर लो। ये डिस्टेंस जो आएगा इसको x1 x2 y1 y2 मान के बना दो, आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्स आंसर 5.34 शायद इसका होता है। तो ये आपका हो गया 75 क्वेश्चन कंप्लीट, और कोशिश किया हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। और अच्छा लगे तो बताना, कमेंट में बताओ यार, कुछ और सजेशन हो, कुछ भी बताना होगा तो बता दो। थोड़ा सा साउंड का इशू हो सकता है, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ईयरफोन लगा के, और थोड़ा अगर स्लो लगे तो आप 1.5 पे वीडियो देख सकते हो इजीली रूप से। और अच्छा लगे तो कमेंट में बताओ यार, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी मैं थोड़ा करंट अफेयर का भी कुछ वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, वही बना के डालूँगा।